कुछ नहीं, इसमें तो थ्योरी पार्ट है पूरा। ठीक है। और आई एम मैनेजिंग ईमेल्स यूजिंग जेएसपी, जैसे जीमेल है। ओके, जीमेल की सर्विस है या हॉटमेल की सर्विस है, ऐसे अगर जेएसपी से आपको कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाना होता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, उसका यहाँ पर थ्योरी पूरा पार्ट दे रखा है। ठीक है। थ्योरी है, आता है एग्जाम में। दो टॉपिक थे इसके अंदर, एक तो ये प्रोटोकॉल्स वाला था, और एक ये लास्ट में प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ईमेल। यही तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी अपने आप से मैंने नोट्स भेज दिए थे उसी दिन, अपने आप से पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। कि मैनेजिंग ईमेल यूजिंग जेएसपी, सबसे पहले तो इसमें यह है कि जब जेएसपी के थ्रू हम लोग ईमेल्स का प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो हमें ये वाला एक पैकेज चाहिए होगा। मतलब ये वाले एपीआई पैकेज के अंदर होती हैं सारी चीजें। ठीक है, इसको पैकेज बोलते हैं। इस पैकेज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। एपीआई का मतलब होता है पैकेज। तो इसके अंदर सारी चीजें होती है। और उसके बाद आपको दो पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं, एक तो होता है जावा एक्स डॉट मेल और एक जावा डॉट एक्टिवेशन। ठीक है। अब ये दो पैकेजेस का क्या काम होता है? इसका काम होता है मेल को सेंड करना। ठीक है। और इसका काम होता है एक्टिवेशन का काम होता है चेक करना, कि जो किसको चेक करेगा कि आपका जो वो बनाए हैं, क्या बोलते हैं इसको, अब जिस आईडी पे आप भेजना चाह रहे हैं, जिस वो ईमेल आईडी पे आप भेजना चाह रहे हैं, तो वो वैलिड है या नहीं। ठीक है। उसका पासवर्ड आप सही लिख, मतलब आपका पासवर्ड सही है या नहीं, और जो आगे जिस मेल आईडी पे आप डेटा भेजने जा रहे हैं, वो मेल आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें वो चेक करता है एक्टिवेशन वाला। ठीक है। इन दोनों पैकेजेस को लाने के लिए हमें ये दो जार फाइल रखनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। ये दोनों जार फाइल आप डायरेक्ट गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है। मेल डॉट जार और एक्टिवेशन डॉट जार इसको कहा जाता है। तो मेल डॉट जार के अंदर जावा एक्स डॉट मेल हो गया, और एक्टिवेशन डॉट जार के अंदर एक्टिवेशन जावा डॉट एक्टिवेशन। ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, जिसमें से मेल डॉट जार का काम होता है, यहाँ जार का मतलब है जावा आर्काइव। जावा आर्काइव, उसको लिखा हुआ है इन्होंने जार। ठीक है। आर्काइव का मतलब होता है ग्रुप, या एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जहां बहुत, मतलब एक ऐसा कमरा जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठर बन के पड़ी हुई है ना, उसको आर्काइव कहा जाता है, जहां कलेक्शन पड़ा हुआ है। तो जावा आर्काइव उसको कहा जाता है। तो मेल डॉट जार यानी मेल से रिलेटेड, मेल भेजने से और रिसीव करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मेल डॉट जार में होंगी। और एक्टिवेशन डॉट जार में क्या होगा, जो कि पासवर्ड को और मेल आईडी वगैरह को चेक करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये दोनों हमने अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया। अब हमें चाहिए एक एसएमटीपी सर्वर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि मतलब डेटा को, यानी कि आपके मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो आपको एक ये वाला एसएमटीपी प्रोटोकॉल या सर्वर चाहिए। और वो कैसे डाल सकते हैं अपने सिस्टम में? हम या तो हम एक सॉफ्टवेयर डालें जैसे अपाचे जेम्स सर्वर, या फिर हम लोग लोकल होस्ट पे ही काम कर ले, और या फिर हम लोग जीमेल से ही सर्विस खरीद ले, और फिर उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो ये बढ़ाया था मैंने उससे। और उसके बाद ये चार प्रोटोकॉल्स थे। चार प्रोटोकॉल्स थे कि चारों प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के। डेटा का मतलब है मेल, मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो एक तो एसएमटीपी सर्वर होता है जो सेंड और रिसीव करता है। एक पीओपी सर्वर होता है जो इनबॉक्स का कंसेप्ट लगाता है। जब मैं आपको कोई मेल सेंड करूंगी तो इनबॉक्स में जाएगा, और जब तक पड़ा रहेगा, जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे, मतलब अनरीड पोजीशन में वो वहां पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद IMAP सर्वर रीड करने में हेल्प करेगा। और MAPI जो है आपका प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए मेल में मैंने कोई स्प्रेडशीट भेजा है आपको, या कोई डॉक्यूमेंट भेजा है आपको, तो इस तरीके से कुछ भेजा है अगर आपको, तो वो आप किस पर देखेंगे? अगर मान लीजिए मैंने एक डॉक फाइल भेजी है, तो आप भी उसको डॉक फाइल पे ही देखेंगे, मतलब MS वर्ड पे ही देखेंगे। तो उस टाइम पे ये मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काम करता है। तो ये चार प्रोटोकॉल्स होते हैं। और फिर लास्ट टॉपिक इसका ये था, जब इसमें बताया था प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल कैसे भेजा जाता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके स्टेप्स एक बार पढ़कर देख लेना, बहुत इजी है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। बस ये तीन टॉपिक थे लास्ट के, मतलब
इस वाले चैप्टर में, मैनेजिंग ईमेल्स वाले में। ठीक है, और ये मैंने भेज दिया था, उसी दिन भेजा था, और एक बार पढ़ के देख लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना फिर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जेडीबीसी। ठीक है, जेडीबीसी है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जब हम लोग जावा से काम करते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ, चलिए इस पे लिख देते हैं। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म तो पहले लिख देते हैं, जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। ठीक है, कंसेप्ट को बोलते हैं, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, या अलग से कोई फाइल नहीं है। ये एक कंसेप्ट को बोलते हैं कि जब हमने जावा को डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई भी, देखिए सारा काम डेटाबेस का ही होता है, सारा मेन लॉजिक डेटाबेस का ही होता है, यानी कि क्योंकि हम बना ही यूजर के लिए रहे। ठीक है, यूजर के लिए ही हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और यूजर का ही डेटा हमें रखना पड़ेगा ना फिर, कि यूजर ने कौन सी फाइल ओपन की है, ताकि उसको बाद में फ्यूचर में वो उस चीजों को फिर से एक्सेस कर सके, या हम उसको हेल्प कराए कि वो मतलब हम जैसे रिकमेंडेशंस डाल दें कि आपने ये पेज पहले विजिट कर रखे हैं। तो इस तरीके से, तो उसका एक तरीके से डेटा स्टोर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो। ठीक है, तो होगा क्या, तो आपने जावा बना दिया, जावा का प्रोजेक्ट तो बना दिया, उस जावा के प्रोजेक्ट में आपको एक डेटाबेस, ये जावा है, कोई भी डेटाबेस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा रखना है। डेटाबेस का मतलब होता है जैसे एमएस एक्सेल बना दीजिए आपने, या ओरेकल ले लिया आपने, तो इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो एक जावा हो गया, और एक कोई भी आप डेटाबेस ले लीजिए, डेटाबेस यानी कि कोई भी डीबीएमएस ले लीजिए। ठीक है, और उसको जावा को कनेक्ट कर दीजिए इस डेटाबेस से। ठीक है, तो जब हम जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जावा एक अलग लैंग्वेज है और डेटाबेस की अपनी एक अलग लैंग्वेज चलती है, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसमें चलती है ना। तो जब जावा एक अलग लैंग्वेज है और एसक्यूएल एक अलग अलग लैंग्वेज है, तो बीच में कोई होना चाहिए मिडल लेयर, या एक ट्रांसलेटर जो दोनों लैंग्वेजेस को आपस में कम्युनिकेट करा सके। तो जेडीबीसी वो रोल प्ले करता है। ठीक है, जेडीबीसी आपका क्या करता है, बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है, यानी कि कंपेटिबिलिटी बिठाता है जावा और एसक्यूएल के बीच में, क्योंकि एसक्यूएल बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, एकदम हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है, पूरी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज अपनी लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड भी आ गया उसमें, और हेलो। सेलेक्ट कीवर्ड भी आ गया। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ गुड बोलो। मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ क्योंकि मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं था मैम। कोई नहीं, अभी स्टार्ट किया है जेडीबीसी। ओके मैम। तो उसके बाद कहाँ थे हम, तो एसक्यूएल जो है वो एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो जाती है बिल्कुल, और उसको हम क्या करते हैं, जावा से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब जावा एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, एसक्यूएल अलग लैंग्वेज है, तो बीच में एक मिडल लेयर चाहिए जो कनेक्टिविटी कर सके। ठीक है, यानी कंपेटिबिलिटी बिठा सके दोनों के बीच में। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जेडीबीसी का कंसेप्ट, यानी कि जेडीबीसी एक सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसको हम लगाते हैं। ठीक है, जब आप उसमें अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो जेडीबीसी भी इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद मिडल लेयर का काम करता है। जब जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो हमें जेडीबीसी बीच में कनेक्टिविटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई इसमें, ये रहा। ठीक है, तो जावा एपीआई, दैट इन एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इनेबल्स जेएसपी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट इन जेडीबीसी, यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कि जावा एपीआई यानी जावा के कुछ ऐसे पैकेजेस, यानी ऐसी फाइल्स फोल्डर्स वगैरह जो होते हैं जावा के, जिससे जेएसपी का प्रोग्राम, ठीक है, जेएसपी का प्रोग्राम एसक्यूएल से कनेक्ट हो सकता है। जेएसपी का कोई भी प्रोग्राम, जेएसपी बोल दीजिए या सिंपल जावा बोल दीजिए, आप जावा भी कर सकते हैं। देखिए,
हम लोग तो जेएसपी का प्रोग्राम कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे जेएसपी का प्रोग्राम बनाएंगे ना। उस जेएसपी के प्रोग्राम को हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप सेम कोडिंग कीजिए, जेडीबीसी की सेम कोडिंग कीजिए और जावा में लगा दीजिए, मतलब बेसिक जावा जो हम पढ़े थे, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह पढ़ा था, वही कोडिंग उसको भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, डेटाबेस के साथ। अगर आप सर्वलेट पढ़े हैं तो सर्वलेट की कोडिंग भी आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सबके लिए आपको वही कंसेप्ट चाहिए, जेडीबीसी। मतलब एक जेडीबीसी अगर आपने पढ़ लिया, फिर आप उसको चाहे जेएसपी के साथ लगाइए, चाहे जावा की कोडिंग के अंदर लगाइए, चाहे सर्वलेट की कोडिंग के अंदर लगाइए, तरीका वही होगा जो एक बार पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बीसीए 4 में भी किया था, ठीक है, वही चीज है ये। ओके, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि जावा एपीआई दैट इनेबल्स जेएसपी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज कॉल्ड जेडीबीसी, ठीक है। जावा के कुछ ऐसे पैकेजेस, एपीआई का मतलब होता है पैकेजेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, उसको ही पैकेजेस कहा गया। तो जावा के कुछ ऐसे एपीआई, ठीक है, जिससे हम लोग जेएसपी का प्रोग्राम एसक्यूएल के साथ चला सकते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग जेडीबीसी कहते हैं, ठीक है। और जेडीबीसी इज अ जावा इनेबल्ड टेक्नोलॉजी दैट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये देखिए, दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर क्वेरिंग एंड अपडेटिंग डेटा इन अ डेटाबेस। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो है कि क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी करना मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेरी करना, एंड अपडेटिंग डेटा इन ए डेटाबेस, और डेटाबेस अपडेट भी कर सकते हैं। तो मतलब सब कुछ हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पहले ओडीबीसी। अब ओडीबीसी क्या होता है? ओडीबीसी वैसे कोर्स में दिया नहीं हुआ है, बट ठीक है, समझना जरूरी है ओडीबीसी का भी। ओडीबीसी का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। इट्स ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, उसको बोलते हैं ओडीबीसी। ठीक है, तो इसको हम लोग ओडीबीसी बोलते हैं। अब देखिए, ये जेडीबीसी और ओडीबीसी में क्या फर्क है, किससे ये दोनों आपस में थोड़ा सा कैसे अलग हो जाते हैं। जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे विजुअल बेसिक हो गया या कोई भी अगर प्रोग्रामिंग, जैसे पीएचपी आप लोग पढ़ेंगे, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप किसी भी डेटाबेस के साथ, एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी डीबीएमएस के साथ, डीबीएमएस मतलब हो गया, चाहे तो एमएस एक्सेस लगा लीजिए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लीजिए डेटाबेस का, चाहे एसक्यूएल लगा लीजिए, एसक्यूएल सर्वर जिसको बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर, या फिर आप और कौन सा था, माई एसक्यूएल लगा लीजिए। कोई डेटाबेस पहले पढ़ा है आप लोगों ने? पहले किसी डेटा डीबीएमएस पे काम किया है? यस मैम। मैम क्या बोलते हैं, वो पढ़ा था ना, एसक्यूएल वाला, मतलब एमएस एक्सेस पे काम किया था हमने। एमएस एक्सेस पे काम किया था, हाँ, उससे भी कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। बट अभी 5th सेमेस्टर में उससे कनेक्टिविटी नहीं करेंगे हम लोग ओरेकल से करेंगे, ठीक है। और जब आप लोग, शायद आप लोग पीएचपी के सब लोग लिए है ना प्रोग्राम प्रोजेक्ट, तो पीएचपी में ना माईएसक्यूएल से कराया जाएगा आपको कनेक्टिविटी, आपके सर माईएसक्यूएल से कराएंगे, ठीक है, मैम पीएचपी। अभी असाइनमेंट भी किया था हमने इसका, तो उसमें भी माई एसक्यूएल का ही वो हुआ था मैम। अच्छा अच्छा, आप माईएसक्यूएल दे रखा है, ठीक है। तो हाँ। आप इसमें हम माईएसक्यूएल से भी कर सकते हैं और ओरेकल से भी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी सबसे सेम ही होती है। पर मेरे पास माईएसक्यूएल का कोई सॉफ्टवेयर है नहीं एक्चुअली, तो मैं ओरेकल से करवाती हूँ। ओरेकल का मतलब 11G हम लोग यूज करेंगे, लेटेस्ट में आ जाता है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी यानी जो लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है या एकेडमिक प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ओरेकल पे ही काम करेंगे, ओके। आप कनेक्टिविटी किसी एक पे भी कर लेंगे ना, सेम वही सब पे करेंगे, मतलब एमएस एक्सेस से भी वैसी ही होती है, एसक्यूएल सर्वर से भी वैसी ही होती है, माईएसक्यूएल से भी वैसी ही होती है, और ओरेकल से भी वैसी ही होती है। आपको वहीं पर लिस्ट आती है, एक ऑप्शन चूज करना होता है कि कौन से वाला आप यूज करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एनी लैंग्वेज को जब किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो यूज करते हैं ओडीबीसी। पहले चलता था ये कंसेप्ट, तो ओडीबीसी यूज करते हैं। लेकिन ओडीबीसी एक सॉफ्टवेयर जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, और सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स नहीं होते हैं। तो जब जावा को कनेक्ट किया गया डेटाबेस के साथ और बीच में ओडीबीसी को लगाया गया कि भाई मिडिल लेयर के तौर पे, तो ओडीबीसी ने जावा के साथ काम नहीं किया, क्योंकि जावा एक अलग लैंग्वेज है और सी अपने आप में ही एक अलग लैंग्वेज है। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं और सी में तो पॉइंटर्स ही पॉइंटर्स भरे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो क्लैश कर गई, नहीं काम करने दिया। तो सन माइक्रो सिस्टम वालों ने, मतलब कंपनी ने क्या किया, जिन्होंने जावा बनाया था, उस कंपनी ने खुद का अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको नाम दिया जेडीबीसी। तो किसी भी प्रोग्राम को, आज भी ओडीबीसी यूज होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको जावा को छोड़ के, एक्सेप्ट जावा को छोड़कर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो मिडल लेयर के तौर पे ओडीबीसी यूज करते हैं, और सिर्फ जावा की अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए तो हम जेडीबीसी की बात करते हैं। ठीक है, आगे समझ में दोनों में फर्क? यस मैम। तो ये है भाई कंसेप्ट, ये लिखा होगा यहाँ पे भी। ओके, ODBC is a standard database access method developed by the SQL Access Group company है। In 1992, through ODBC it is possible to access any data from any application। ठीक है, किसी भी डेटाबेस को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ODBC can't be used directly with the Java because it uses C language, क्योंकि C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। And it also makes use of pointers which have been removed from Java, जो Java से निकाल दिया गया है। मतलब Java में नहीं है पॉइंटर्स का कंसेप्ट और सी में तो पॉइंटर्स ही भरे हुए। तो ये कुछ चीजें थी जो क्लैश कर रही थी, नहीं काम करने दे रही थी ओडीबीसी को जावा के साथ। तो कंपनी ने क्या किया, खुद का ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको नाम दे दिया जेडीबीसी। यानी अभी सिर्फ जावा को अगर मुझे कनेक्ट करना है किसी भी डेटाबेस के साथ, एनी डेटाबेस तो कोई भी ले सकते हैं, किसी भी डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो हम जेडीबीसी यूज करेंगे। लेकिन अगर जावा को छोड़कर किसी भी लैंग्वेज और किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो हम लोग ओडीबीसी यूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक जावा एपीआई। ठीक है, एपीआई का मतलब है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए कनेक्ट करने के लिए। मतलब जब हम जावा को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे पहले से बने हुए पैकेजेस हैं, इंटरफेसेस हैं और क्लासेस है, ये सारी चीजें, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना रोल है सबका। तो क्या जरूरत पड़ गई सबकी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो JDBC provides a set of classes and interfaces that can be used to write database applications। ठीक है, जिससे हम डेटाबेस का एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। JDBC API is implemented by JDBC drivers। JDBC की जो API है, यानी वो क्लासेस जो है वो ड्राइवर्स के साथ काम करती हैं। JDBC में 4 तरीके के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। java.sql पैकेज, इसमें हमें java.sql पैकेज लगाना पड़ता है, ये तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इंपोर्ट जेएसपी में कहाँ लिखेंगे, वो पेज डायरेक्टिव के अंदर हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे। तो java.sql पैकेज कंटेन्स क्लासेस एंड इंटरफेसेस, उसके अंदर ये क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है ड्राइवर मैनेजर क्लास, डी कैपिटल और एम कैपिटल। ओके, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ड्राइवर और यूजर के बीच में ये लिंक बनाता है। ओके, एक ब्रिज की तरीके से काम करता है। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द ड्राइवर दैट आर अवेलेबल एंड हैंडल्स एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन अ डेटाबेस एंड एन एप्रोप्रिएट ड्राइवर। ठीक है, ये क्या करता है कि ड्राइवर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है कि कौन सा डेटा, ये देखिए हमने लिखा भी हुआ है डेटाबेस यूआरएल। ठीक है,
तो कौन सा ड्राइवर के साथ आप काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है कनेक्शन। ये एक इंटरफेस है, देखिए लिखा हुआ है ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, कनेक्शन एक इंटरफेस है। ठीक है, तो कनेक्शन की बात कर रहे हैं सी कैपिटल। तो इंटरफेस है पहले से ही बना हुआ, इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसको बॉडी दी जाती है। ठीक है, उसको कॉल नहीं कर सकते, पहले हम बॉडी देंगे फिर उसको कॉल कर सकते हैं। तो इट डिक्लेयर्स द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कनेक्शन फॉर द पर्टिकुलर डेटाबेस, यानी ये कनेक्शन बनाने का काम करता है, डेटाबेस के साथ ये कनेक्शन बनाएगा हमारा। मैम, हाँ बोलिए। मैम ये कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये मैम क्या था मैम, समझ में नहीं आया। अच्छा ये वाला, तो ये ऊपर वाला जो पूछ रहे हैं, ये सिंटेक्स है इसका, इसका सिंटेक्स है, हमें ऐसे लिखना होगा, मतलब पूरा एक आगे देखिए, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन एक मेथड है, ठीक है, वो क्या करेगा, कनेक्शन बनाने का काम करेगा। मतलब ये ड्राइवर का सारा लॉजिक रखता है एक तरीके से, आप किस ड्राइवर के साथ कोडिंग करने वाले हैं, तो वो बताने की कोशिश करता है। और ये रिटर्न करता है इसी वाले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये रहा, मैंने कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया कौन नाम से, और उसके अंदर उसने डेटा रख दिया, यानी रिटर्न टाइप इसका कनेक्शन ही है। ठीक है, समझिए, जैसे किसी मेथड का रिटर्न टाइप होता है सम हो गया, सॉरी इंटीजर हो गया किसी का रिटर्न टाइप, या किसी का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो गया, किसी का फ्लोट हो गया। तो ऐसे ही गेट कनेक्शन मेथड का रिटर्न टाइप होता है कनेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप कनेक्शन ही होता है, और ये कनेक्शन के साथ काम करता है। तो ये वही वाला कनेक्शन जो हम नीचे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो कनेक्शन पढ़ रहे थे कि आफ्टर सॉरी इट डिक्लेयर्स द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है फॉर पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग कनेक्शन विद द डेटाबेस, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वी कैन एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर द पर्टिकुलर कनेक्शन एंड रिट्रीव द रिजल्ट। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग कोई एसक्यूएल कमांड चला सकते हैं और उसके बाद उससे रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, कनेक्शन के अंदर दो मेथड्स हो सकते हैं, मतलब होते हैं, जिसमें से हम दोनों में से एक यूज करते हैं, यहाँ और लगा सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग और सारी चीजें देखेंगे। पहला मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट में क्रिएट स्मॉल में लिखा है, स्टेटमेंट का एस कैपिटल है। क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर सेंडिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट टू द डेटाबेस। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, और ये भी करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस जब यूज करते हैं तो हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट यूज करेंगे कनेक्शन का। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, जब हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे कनेक्शन के साथ, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये भी सेम ही काम करता है, मतलब डेटाबेस की क्वेरी क्रिएट करने का काम करता है। ये क्रिएट्स प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर सेंडिंग पैरामीटराइज्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, यहाँ पैरामीटर सेंड करते हैं हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट टू द डेटाबेस। अब दोनों में फर्क क्या है, एक होता है स्टेटमेंट इंटरफेस, ठीक है, और एक आगे पढ़ेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये दोनों इंटरफेसेस काम सेम तरीके से करते हैं, मतलब कि एसक्यूएल क्वेरी जो भी होती है उसको चलाने का काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट जो है वो स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी चलाता है। स्टैटिक का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक इंसर्ट कमांड चलाई से, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक स्टेटमेंट की बात करते हैं एस कैपिटल स्टेटमेंट, और दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की, पी कैपिटल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टैटिकली काम करता है, ये स्टैटिक डेटा पे काम करता है, और ये डायनेमिक डेटा पे काम करता है। पहला तो फर्क ये है, लेकिन मतलब क्या है स्टैटिक और डायनेमिक का। मान लीजिए आपने क्वेरी दी है इंसर्ट की, कि इंसर्ट इनटू
टेबल नेम, मान लीजिए टेबल का कुछ भी नाम हो गया, जैसे स्टूडेंट नाम दे दिया हमने टेबल का, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। हेलो और मैम। मान लीजिए, हाँ जी बोलिए। मैम जो हमने डीबीएमएस में एमएस एक्सेस पे करा था मैम, मैम उसी टाइप के कि इसमें भी यूज होते हैं क्या? जैसे इंसर्ट हो गया, उसमें भी किया हाँ था। हाँ, सारी बस सारी इनटू चीजें। नहीं करके मैम वहां पे स्टूडेंट टेबल कर दिया था मैम। नहीं नहीं, वहां पर भी क्वेरीज यही लिखी होंगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यही होती है एसक्यूएल की क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी तो यही होती है, सिंटेक्स अलग है क्या मेरा? एक मिनट, यही तो होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, हाँ, और इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सही लिखा है हमने। एक्सेस में भी यही लिखते थे आप, एक्सेस में भी अगर क्वेरी के साथ किया है आपने तो इसी की तरीके से लिखते थे। मैम इनटू का हाँ यूज होता है मैम। हाँ, ये रहा ना, देखिए सिंटेक्स सेम ही तो है। सॉरी मैम। मैं भी कंफ्यूज हो गई, कहाँ गलत कर दिया हमने। देखिए इनटू आता है, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कॉलम नेम ऑप्शनल है, कॉलम नेम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। बट लिखना जरूरी हो जाता है, मतलब अभी आप जैसे एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें लिखना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि 20-25 कॉलम्स होंगे आपके पास, ठीक है। जब आप खुद के अपना प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं ना, जैसे पीएचपी का, तो उसमें 20-25 कॉलम्स होंगे। अब किस कॉलम, कौन सा कॉलम, मतलब सीरियल वाइज कॉलम आपको याद होना चाहिए, और नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पहले कॉलम भी मेंशन करते हैं, फिर उसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कॉलम याद नहीं रहे और हमने पहले, मान लीजिए पहले रोल नंबर पूछा और मैंने पहले नाम डाल दिए, तो रोल नंबर के कॉलम में नाम चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कॉलम भी लिखते हैं, फिर वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हैं आप कॉलम, या कॉलम कम है आपके पास, तो आप बिना कॉलम वाला भी ऑप्शन यूज करिए। देखिए ये रहा, बिना कॉलम वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। नहीं जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से, और एक मैंने नाम दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, और मुझे एक नेम देना पड़ेगा, नहीं वैल्यूज मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब जितने भी कॉलम्स है उतने क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये वाला फायदा हमें ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग ना स्टैटिक क्वेरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर बार जब भी इस प्रोग्राम को चलाएंगे, मतलब मैं ये कह रही हूँ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम लोग हर बार जब भी प्रोग्राम को चलाएंगे ना, तो बार बार उस डेटाबेस में जाके प्रीति स्टोर हो जाएगा नाम की जगह। अभी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को चलाएंगे तो वो हमसे पूछेगा कि क्या स्टोर करना चाहते हैं, तो सब अपना अपना नाम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट, इसलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को डायनेमिक कहा गया है। तो हम काम दोनों ही एक तरीके से करते हैं, मतलब स्टेटमेंट भी डेटा बेस में डेटा स्टोर कर देगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी डेटाबेस में डेटा स्टोर कर देगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या करेगा, बार बार सेम डेटा, क्योंकि कंपाइल और रन जब भी हम कराएंगे बार बार सेम डेटा ही तो स्टोर करेगा, तो इसी को स्टैटिक कहा गया। और डायनेमिक का मतलब है ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या डेटा स्टोर करना है, तो सब अपना अपना नाम स्टोर कर सकते हैं इसमें, है ना। वो कंसेप्ट है दोनों में, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट इंटरफेस इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा मेन पॉइंट है, स्टैटिक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा एग्जाम में। एंड ऑब्टेन रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं, इट कंटेन्स टू मेथड। एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट और दूसरा होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट तब यूज होता है जब इंसर्ट कमांड चलानी हो, या क्रिएट कमांड चलानी हो, या अपडेट कमांड चलानी हो, या डिलीट कमांड चलानी हो। ऐसी कोई कमांड जब आपको चलानी है तो आप एग्जीक्यूट अपडेट चलाते हैं, ठीक है। या ऑल्टर कमांड वगैरह है सारी की सारी, तो वो सब अगर आपको करना है तो आप एग्जीक्यूट अपडेट करवाते हैं। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट कमांड चलानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो सेलेक्ट ना इससे बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इंसर्ट हो गया, या क्रिएट हो गया, या अपडेट हो गया, या डिलीट हो गया,
ये डेटाबेस के अंदर जाके चेंजेस करते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इंसर्ट अगर मैं करूं, इंसर्ट कमांड, तो डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जाके चेंजेस करेगा। चेंजेस करेगा माने कि मैंने कहा कि प्रीति को इंसर्ट कर दो, तो प्रीति उसमें जाकर टेबल में एंट्री हो जाएगा प्रीति के पूरे डेटा का, ठीक है। तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, तो ये काम होता है एग्जीक्यूट अपडेट का। लेकिन सेलेक्ट की बात करें तो सेलेक्ट ना अलग उल्टा काम करता है। जो डेटा इंसर्टेड है उसको बाहर निकाल के दिखाता है आपको, है ना। टेबल में कोई चेंजेस नहीं करेगा, कभी नहीं चेंजेस करेगा टेबल में। सेलेक्ट क्वेरी, ये सेलेक्ट क्वेरी कभी कोई चेंजेस नहीं करती है, पर जो डेटा आपने मांगा है बस उसको बाहर निकाल कर दिखा देती है। सबसे ज्यादा सेलेक्ट क्वेरी का ही यूज होता है। नहीं, बैंक में हम जाते हैं और बोलते हैं ये अकाउंट नंबर है, इसका ट्रांजेक्शन बता दीजिए, तो हम उससे सेलेक्ट क्वेरी चलाने को कह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, सेलेक्ट मतलब स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अपने टेबल का नाम डालेगा, वेयर ट्रांजेक्शन वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू जो मैंने दिया हुआ उसको अकाउंट नंबर, तो मेरा ट्रांजेक्शन निकल जाएगा पूरा का पूरा, या पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, या सिर्फ मेरा वाला फाइल निकल के उसको दिख जाएगा। तो सेलेक्ट क्वेरी ज्यादा लगाई जाती है वैसे। तो जब सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं हम लोग तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज होता है वहां पर, ठीक है। आगे समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए दोनों में। नो मैम। ठीक है, तो दो मेथड्स होते हैं, तो एग्जीक्यूट अपडेट जो इंसर्ट वगैरह पे काम करते हैं, और बच गया सेलेक्ट जो बिल्कुल ही उल्टा काम करता है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी उसमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, ये इसमें डायनामिक देखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। वी मे यूज दिस, हम इसे तब यूज करते हैं व्हेन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रन मेनी टाइम्स, जब आपको बार बार चलाना होता है। क्योंकि बार बार चलाएंगे तो सेम डेटा तो एंट्री नहीं करेंगे ना, वो तो ऑब्वियसली सेंस ही नहीं बन रहा है। तो अलग अलग डेटा एंट्री करनी है मुझे, तो हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके अंदर भी सेम वही दोनों मेथड होते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। ये वही चीज इंसर्ट के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी क्योंकि पीछे लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो इंसर्ट वगैरह के लिए ये यूज होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी जो है सेलेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है भाई। आगे समझ में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है कॉलेबल स्टेटमेंट। ये तो यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि ये एमसीए में आप लोग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल मतलब अभी तक नहीं पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने कि एसक्यूएल हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वगैरह चलाते हैं एसक्यूएल में ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एक एंट्री करा दिया, या क्रिएट टेबल टेबल नेम, लूपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एसक्यूएल के साथ लूपिंग लगा सकते हैं, इफ एल्स लूपिंग ज्यादा यूज होता है, ये सब भी लगा सकते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग पीएल एसक्यूएल, पीएल ऐसे एसक्यूएल उसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। मतलब देखिए आप लोगों ने एसक्यूएल का एक एक स्टेटमेंट चलाया होगा, एक इंसर्ट करवाया होगा, एक इंसर्ट हो गया होगा, फिर से इंसर्ट करवाने के लिए फिर से इंसर्ट करवाया होगा, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने अभी तक। बीसीए शायद थर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन लूपिंग नहीं लगाई होगी कभी, या कोई फंक्शन नहीं बनाया होगा एसक्यूएल के अंदर आप लोगों ने, है ना। ये आपको एमसीए 4 में पढ़ाया जाएगा। डेटाबेस वहां पर भी है, एडवांस डेटाबेस है वहां पर, एक्चुअली एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो आप पढ़ेंगे एमसीए 4th सेमेस्टर में, जब आप जाएंगे उस टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा कि एसक्यूएल के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। एसक्यूएल अपने आप में ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअली, और वहां पर हम लूपिंग लगा सकते हैं, फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें। तो उस टाइम पे, ठीक है, फंक्शन को एक्चुअली प्रोसीजर कहा जाता है, ठीक है। फंक्शन को वहां प्रोसीजर वर्ड यूज किया जाएगा, तो प्रोसीजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप, प्रोसीजर के अंदर पूरी की पूरी कोडिंग दे सकते हैं, यानी जैसे फंक्शन के अंदर देते हैं ऐसे ही पूरी की पूरी कोडिंग प्रोसीजर के अंदर दे सकते हैं। उस प्रोसीजर को अगर मुझे कॉल करना है, या उस प्रोसीजर के अंदर अगर मुझे काम करना है, तो हम लोग कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हम लोग यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है, मैंने आपके कोर्स में नहीं है, ये पूछी भी नहीं जाएगी, मतलब इसके ऊपर प्रोग्राम बनाओ ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग स्टोर्ड प्रोसीजर, उसको स्टोर्ड प्रोसीजर कहते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर इज वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये देखिए लिखा है, stored as a one group in a compiled form inside a database engine। ठीक है, उसको स्टोर्ड प्रोसीजर कहा जाता है। ये कंपनीज वगैरह में इसमें काम होता है एक्चुअली। और अब क्या होता है कि फंक्शन बना दिया पहले से ही, और उसको फिर ट्रिगर करना होता है, टाइम दे दिया जाता है और उसके हिसाब से उसको चलाना होता है। ट्रिगर करना मतलब उसको चलाना होता है। तो ये सारी चीजें इसमें काम करती हैं। तो अगर उसको कॉल करना है हमें, या उस पर अगर हमें काम करना है, ठीक है, तो फिर हमें कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कॉल हेलो, तो मैंने हेलो नाम से एक प्रोसीजर बनाया और फिर कॉल हेलो यहाँ पर लिख दिया ऐसे, तो ये पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे ये कॉलेबल स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, तो हम तो यही तक यूज कर पाएंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट पे काम करता है। ठीक है, और स्टोर्ड प्रोसीजर पे काम करने के लिए हमें कॉलेबल स्टेटमेंट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये है भाई, ये कुछ एक पैकेज के अंदर ये कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस है, इन्हें हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो हम इन पैकेजेस इन क्लासेस और इंटरफेस को यूज करने के लिए हम लोग लिखते हैं java.sql.star, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर स्टार नहीं लिखेंगे तो एक एक क्लास को हमें अलग अलग ऐसे कॉल करना पड़ेगा, मैंने कनेक्शन को अलग से कॉल करना पड़ेगा, या फिर लिखना पड़ेगा java.sql.driver-manager, java.sql.connection, java.sql.statement। तो इस तरीके से सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट सेट नहीं लिखा है मैंने, हाँ लिखा हुआ है, एक ब्लास्ट ये भी यूज होता है, रिजल्ट सेट। ठीक है, ये एसक्यूएल क्वेरी, जब सेलेक्ट क्वेरी जब आप चलाते हैं, ये भी एक इंटरफेस है, ये भी यूज होता है। जब सेलेक्ट क्वेरी जब हम चलाते हैं तो वो बाहर रिजल्ट निकाल के देता है। जब वो बाहर रिजल्ट निकल के देता है तो जावा में हम उसको कहाँ रखेंगे, माने एसक्यूएल से डेटा निकला, डेटाबेस से डेटा बाहर निकलेगा, तो उसको जावा में कहीं रखने की जगह चाहिए मुझे, वो जगह रिजल्ट सेट के थ्रू मिलती है मुझे। ठीक है, इट इज लाइक अ वर्क स्पेस टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। एक क्वेरी का रिजल्ट हम लोग इस जगह पर रखते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, जब हम लोग सेलेक्ट क्वेरी पे आएंगे तब हम लोग एक्चुअली में देखेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इट मेंटेन्स द कर्सर पॉइंटिंग टू इट्स करंट रो। करंट रो पर रखता है अपना कर्सर। मान लीजिए इस तरीके से आपने बना रखी है टेबल बनी हुई है, उसके अंदर से डेटा बाहर निकालना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा है, ये आपकी पहली फील्ड है, उसके बाद इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से डाली हुई है। तो पहले क्या करता है, करंट रो ऑफ डेटा पे यानी कि यहाँ पर रखता है आपका कर्सर, फिर आप एक नेक्स्ट मेथड चलाते हैं, फिर वो नेक्स्ट